नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छी चल रही होगी। और आज की प्रेजेंट टाइम में जो स्थिति चल रही है, यानी कि जो वर्तमान स्थिति है, लॉकडाउन है, लोग घरों में बैठे हुए हैं। स्टूडेंट के लिए एक प्रकार से यह एक सुनहरा मौका है। स्टूडेंट एक बंद कमरे में रहकर अपनी पढ़ाई को जारी कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं डेली एक नया वीडियो आपके सामने लेकर आता हूं, जिसमें से मैंने पॉलिटिकल यानी कि पॉलिटी का, राज व्यवस्था का और मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास से संबंधित हमने वीडियो बना के डाले हैं। पॉलिटी से संबंधित जो क्वेश्चन हैं उसमें 200 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं, जिसमें 20-20 क्वेश्चन डेली अपलोड किए गए हैं, जिसमें 10 सेगमेंट डाले गए हैं, 10 वीडियो डाले गए हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री का यानी कि आधुनिक भारतीय इतिहास का, इसमें टोटल 19 वीडियो पड़े हुए हैं, यानी कि 19 वीडियो हैं, जिसमें कुल 380 क्वेश्चन हैं। आज से आज तारीख है 28 जुलाई 2020। आज से हम भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में देखेंगे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सवाल हैं या संभावनाएं बनती हैं, हम उसी प्रश्न पर आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन बनी होगी, आप उसको दबा लीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो और वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ लेने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना होगा और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, तो टेलीग्राम से आप जुड़कर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आरओ ब्लैक एजुकेशन ऑफिसर्स की कुछ टेस्ट चल रहे हैं, टेस्ट सीरीज चल रहे हैं, जिसको आप सॉल्व कीजिए। आप पीडीएफ लेके सॉल्व कीजिए और उसका आंसर आप टेलीग्राम पे बताइए या कमेंट करके बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, कितना नहीं सही हुआ। तो चलिए, आज हम फिजिक्स पढ़ते हैं और इसी तरह फिजिक्स खत्म होने के बाद हम बायोलॉजी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे और तरह तरह के सेगमेंट हम एग्जाम से पहले ही संपूर्ण करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे। चलिए, आज हम फिजिक्स पढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, शक्ति का मात्रक है हर्ट्ज, वोल्ट, वाट, न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो शक्ति का मात्रक होता है वो वाट होता है। शक्ति बराबर यानी कि शक्ति पावर बराबर होता है कार्य बटा समय, अर्थात P बराबर W/T। अगला देखिए, दूसरा, विद्युत शक्ति की इकाई है एम्पियर, वोल्ट, कूलाम, वाट। तो यहाँ भी आपके ऑप्शन डी से हो जाएंगे वाट। विद्युत शक्ति की भी इकाई वाट होती है, ठीक है। तो वो शक्ति और विद्युत शक्ति एक ही है। आपको पिछले ही क्वेश्चन बताया था कि शक्ति बराबर होता है वर्क बटा टाइम। अगला क्वेश्चन है, बल का मात्रक है फैराडे, फर्मी, न्यूटन, रदरफोर्ड। तो जो बल का मात्रक है वो ऑप्शन सी से हो जाएगा न्यूटन को ये एसआई मात्रक है, ठीक है। जबकि सीजीएस पद्धति के तहत बल का मात्रक होता है वो डाइन होता है, ठीक। यहाँ ध्यान रखिएगा, सीजीएस पद्धति के तहत डाइन होता है बल का मात्रक और एसआई पद्धति के तहत न्यूटन होता है बल का मात्रक। न्यूटन को हम किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अगला देखिए, कार्य का मात्रक है जूल, न्यूट्रॉन, वाट, डाइन। तो कार्य का जो मात्रक है वो जूल होता है। जो यहाँ पर वाट है, वाट जो है किसका मात्रक होता है, वो शक्ति को होता है, पावर को होता है। डाइन जो है वो बल का होता है सीजीएस पद्धति में, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन नहीं, यहाँ पे न्यूटन होना चाहिए। न्यूटन जो है वो आपका बल का ही मात्रक होता है, वो एसआई पद्धति से होता है। अगला देखिए, आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में, मीटर प्रति सेकंड में, रेडियन में, वाट में। तो आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
अगला देखिए, प्रकाश वर्ष होता है वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो, वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच औसत की दूरी। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन सी सही हो जाएंगे। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष होता है। ठीक, एक प्रकाश वर्ष यानी कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर। यहाँ ध्यान रखिएगा। और जो प्रकाश वर्ष होता है वो दूरी की इकाई होती है, यानी कि दूरी मापी जाती है उससे। ठीक, अगला देखिए, पार्श्विक मात्रक है दूरी का, समय का, या प्रकाश की चमक की, या फिर चुंबकीय बल की। जो पार्श्विक है वो दूरी की मात्रक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक पार्श्विक बराबर होता है 3 गुणे 10 के पावर 16 मीटर होता है। ठीक है, एक पार्श्विक बराबर होता है 3 गुणे 10 के पावर 16 मीटर होता है। तो यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि अतः हम ये भी कह सकते हैं कि एक पार्श्विक बराबर होता है 3.262 प्रकाश वर्ष। ठीक है, एक पार्श्विक बराबर होता है 3.262 प्रकाश वर्ष। अभी पिछली बार बताया था कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.4 गुणे 10 के पावर 15 मीटर, और एक पार्श्विक बराबर होता है 3 गुणे 10 के पावर 16 मीटर प्रकाश वर्ष होता है। ठीक, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। इधर सूची 1 दिया गया है, सूची 1 में भौतिक राशियां हैं, सूची 2 में उसके इकाई दिए गए हैं। भौतिक राशि में दिया गया है त्वरण, बल, कृतकार, आवेग। इधर इकाई में दिए गए हैं जूल, न्यूटन सेकेंड, न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे आपके कूट दिए गए हैं 1 2 3 4, 3 4 1 2, 2 3 4 1। अब यहाँ पर आप मिलान कीजिए। त्वरण का हो जाएगा आपका 4, यानी कि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ए का 4 हो जाएगा। बल होता है न्यूटन का होगा, यानी कि 3 हो जाएगा। अब जो कृत कार्य है वो जूल का हो जाएगा, यानी कि कार्य का मात्रक जूल होता है, इसलिए 1 हो जाएगा। और आवेग होता है न्यूटन सेकेंड, यानी कि 2। 4 3 1 2। आप ऑप्शन ढूंढिए 4 3 1 2, तो हमारा ऑप्शन डी से हो जाएगा 4 3 1 2। अगला क्वेश्चन देखिए, सुमेल कीजिए। इधर भी आपका दिया गया है भौतिक राशियां और इधर इकाई दी गया है। तो इधर जूल, एम्पियर, वाट, वोल्ट, कैलोरी, धारा, सामर्थ्य, कार, विभवांतर, ऊष्मा। इधर कूट दिए गए हैं, कूट में 3 1 2 4 5 हैं। 1 2 3 4 5, 4 3 2 1 5, 1 3 2 4 5। तो यहाँ मिलान कर लीजिए। ये जो जूल दिया गया है, जूल को हो जाएगा कार, यानी कि 1 का 3, और एम्पियर का हो जाएगा धारा, यानी कि 2 का 1। वाट का हो जाएगा सामर्थ्य, यानी कि सामर्थ्य या शक्ति भी इसको बोलते हैं, पावर। ठीक है, इसलिए वाट का हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2। वोल्ट का हो जाएगा विभवांतर, यानी कि 4, और कैलोरी का हो जाएगा ऊष्मा, यानी कि 5। 3 1 2 4 5, 3 1 2 4 5, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए, ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में कौन नहीं है? सेंटीग्रेड, कैलोरी, अर्ग, जूल। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बाकी ये तीनों, यानी कि कैलोरी भी ऊष्मा की इकाई होती है, जूल भी और अर्ग भी होता है। जो सेंटीग्रेड होता है वो टेम्परेचर का होता है, तापमान की इकाई होती है। ठीक है, ऊष्मा जो है ऊर्जा का एक रूप होता है। जब ऊर्जा एक पिंड से दूसरे पिंड में तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है, तब स्थानांतरित होने वाली जो ऊर्जा होती है उसी को हम ऊष्मा कहते हैं। अगला देखिए, पास्कल इकाई है आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की, या फिर तापमान की। जो पास्कल है वो दाब की इकाई है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब दाब किसे कहते हैं? दाब जैसे कोई तल है, तल के जो इकाई क्षेत्रफल है उन पे लगने वाले बल को ही दाब कहते हैं। तो दाब एक अदिश राशि है। ठीक, दाब एक अदिश राशि है। दाब का जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, इसे पास्कल भी कहते हैं। अब एक पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, 1 पास्कल बराबर होता है। तो पास्कल की इकाई दाब। अगला देखिए, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल की शुद्धता,
जल की गहराई, जल का बहाव, जल की मात्रा। तो क्यूसेक में जल का बहाव मापा जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नांकित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? नॉट, डॉप्सन, पॉज, मैक्सवेल। तो यहाँ आप ऑप्शन बी से हो जाएगा डॉप्सन। डॉप्सन जो है ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है। ठीक है, एक डॉप्सन इकाई मानक दाब पर करीब जो है 10 माइक्रोमीटर ओजोन परत को व्यक्त करती है। अगला क्वेश्चन है, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा, नौ संचालकों द्वारा। तो सोनार का उपयोग नौ संचालकों द्वारा किया जाता है। सोनार का पूरा नाम है, जो सोनार है, सोनार का फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रिंगिंग। जैसा नाम है, साउंड नेविगेशन एंड रिंगिंग। अब इसका प्रयोग जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु जो है महासागर में डूबी हुई है, अब उसकी स्थिति के बारे में जानना है। जब उसकी स्थिति के बारे में तभी जान पाएंगे जब इस सोनार का प्रयोग करेंगे। जब सोनार का प्रयोग करेंगे तो इसकी जो हाई आवृत्ति है, अब हाई आवृत्ति की वजह से इसकी जो पराश्रव्य तरंग होगी वो महासागर की गहराई में भेजा जाएगा। वहाँ से ये तरंगे क्या होगा, उस वस्तु से टकराएगा। जब वस्तु से टकरा जाएगा तो प्रतिध्वनि के रूप में वापस लौट कर आएगा, जिनकी सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु का वास्तविक स्थिति या सही जानकारी मिल जाएगी। अगला देखिए, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। अब जो ध्वनि की तीव्रता कौन मापता है? यहाँ पे आपके ऑप्शन है क्रोनोमीटर, एनेमोमीटर, ऑडियोफोन, ऑडियोमीटर। तो ध्वनि की तीव्रता जो है वो ऑडियोमीटर मापता है। अब जो क्रोनोमीटर है, क्रोनोमीटर क्या मापता है? क्रोनोमीटर जो है तापमान, आर्द्रता, वायुदाब, जो इसमें परिवर्तन होने के बावजूद समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करता है। अब एनेमोमीटर जो है, एनेमोमीटर वायु के वेग की माप करता है। ठीक है, वायु की जो वेग होता है उसकी माप करता है। अब ऑडियोफोन जो है वो जैसे कोई मान लो कि कोई व्यक्ति है, उसको सुन नहीं पा रहा है, तो उसकी श्रवण शक्ति में सुधार लाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वो सुन ले ताकि। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी से हो जाएगा ऑडियोमीटर। अगला देखिए, वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है? बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर, विंड वेन। तो जो वायु की गति है वो एनीमोमीटर द्वारा मापी जाती है। बैरोमीटर से क्या मापी जाती है? बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से जैसे कोई द्रव या जल है उसके घनत्व का मापन किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से वायु की गति या वायु का वेग मापा जाता है। अगला देखिए, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दाब के, आर्द्रता के, उच्च ताप के या फिर घनत्व के? तो देखिए, जो पायरोमीटर है, पहले तो आप ऑप्शन पे आइए। पायरोमीटर वैसे उच्च ताप के मापन में प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब से क्या, वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब जो है वो बैरोमीटर से मापा जाता है, बैरोमीटर से। अब जो आर्द्रता का मापन किया जाता है वो हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। अब जो घनत्व का मापन होता है वो हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। तो यहाँ बच गया उच्च ताप, पायरोमीटर से उच्च ताप का मापन किया जाता है। पायरोमीटर को ही पूर्ण विकिरण उत्तापमापी या टोटल रेडिएशन पायरोमीटर कहते हैं। अब इसकी सहायता से जो काफ़ी हाई जो है टेम्परेचर होता है उसका माप किया जाता है। या जो तापमापी होगा स्टीफन के नियम पर आधारित है, जिनके अनुसार उच्च ताप पर किसी वस्तु से उत्सर्जित विकिरण की मात्रा इसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे T⁴। इसकी सहायता से दूर की वस्तुओं, जैसे सूर्य का मापन किया जाता है, सूर्य के ताप का मापन किया जाता है। तो इस तापमापी से लगभग 800 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 800 डिग्री सेल्सियस से नीचे का ताप नहीं मापते हैं, क्योंकि इससे कम ताप पर वस्तुएं ऊष्मीय विकिरण का उत्सर्जन नहीं करती हैं। अगला देखिए, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? वायुदाब, गैसों का दाब, द्रवों का घनत्व, सतह पर तेल का दबाव। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गैसों का दाब। मैनोमीटर के द्वारा गैसों का दाब मापा जाता है। अगला देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। सूची 1 है, इधर सूची 2 है।
एमीटर, हाइग्रोमीटर, स्प्रिंग तुला, बैरोमीटर, दाब, भार, धारा, सापेक्ष आर्द्रता। इधर कूट दिए गए हैं, कूट में है 2 3 4 1, 3 4 2 1, 4 1 2 3, 1 2 3 4। अब यहाँ पे आप मिलान कीजिए। एमीटर, एमीटर हो जाएगा धारा, ठीक है, तो यहाँ पर 1 का 3 हो जाएगा। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर है आर्द्रता, सापेक्षिक आर्द्रता, यहाँ पर 4 हो जाएगा। स्प्रिंग तुला, स्प्रिंग तुला है आपका भार से है, तो यानी कि 2 हो जाएगा। और बैरोमीटर यानी कि दाब हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3 4 2 1, तो ऑप्शन ढूंढिए 3 4 2 1, तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा 3 4 2 1। अगला देखिए, दूध की घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर। तो दूध का घनत्व जो है वो लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। जो दूध का घनत्व मापा जाएगा वो लैक्टोमीटर से मापा जाता है। अब हाइड्रोमीटर क्या मापता है? हाइड्रोमीटर जो है वो द्रव या जल का घनत्व मापता है। अब बैरोमीटर वायुमंडल दाब मापता है, वायुमंडलीय दाब। अब हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर क्या है? जो सापेक्षिक आर्द्रता होता है उसकी मापन करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए, रडार उपयोग में आता है प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में, ध्वनि तरंगों को परावर्तित कर वस्तुओं का पता लगाने में, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, वर्षा करने वाले बादलों का पीछा करने में। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। वैसे जो रडार होता है RADAR, RADAR, तो रडार का पूरा नाम है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। या जो है क्या करता है, या वस्तुओं का पता लगाने वाली एक प्रणाली है जो सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करती है। इसके द्वारा रेडियो तरंगों के माध्यम से दूर की वस्तुओं की स्थिति, ऊंचाई, दिशा या गति ज्ञात की जाती है। ठीक, अगला देखिए, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं एनीमोमीटर, कोलोरोमीटर, लक्स मीटर, अल्टीमीटर। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लक्स मीटर। अब एनीमोमीटर से वायु वेग मापी जाती है, कोलोरोमीटर से रंगों की तीव्रता मापी जाती है। रंगों की तीव्रता जैसे कि एक प्रकाश है उसकी सुग्राही उपकरण, ठीक है, एक प्रकाश सुग्राही उपकरण है जो किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किए जाने वाला रंग है उसकी मापन किया जाता है। अल्टीमीटर का उपयोग होता है, ये जो है ऊंचाई मापक यंत्र है, ये मुख्यतः जो है विमानों या जहाज़ों में प्रयोग किया जाता है अल्टीमीटर। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर से हो जाएगा, लक्स मीटर, लक्स मीटर। अगला क्वेश्चन है, रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम है टैकोमीटर, स्फेग्नोमैनोमीटर, एक्टीमीटर या फिर बैरोमीटर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर से रक्त दाब मापा जाता है। टैकोमीटर से जैसे कोई वस्तु है, इंजन है, उसके जो घूर्णन गति करता है ना, उसको मापने में प्रयोग किया जाता है टैकोमीटर। बैरोमीटर से आप लोग पता ही है, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। अगला देखिए, भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है रेक्टर पैमाने पर, केल्विन पैमाने पर, डेसिबल में या फिर पास्कल में। तो भूकंप की तीव्रता जो मापन होता है वो रेक्टर पैमाने पर होता है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रेक्टर पैमाने पर। अगला देखिए, ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, रियूमर। तो यहाँ पर ऑप्शन सी से हो जाएगा, केल्विन। केल्विन का ऋणात्मक मान नहीं होता है, ठीक है। तो बाकी ये तीनों सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रियूमर पे इसका मान जो है ऋणात्मक होता है, तो इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? पॉलीग्राफ, पायरोमीटर, गायरोस्कोप, काइमोग्राफ। तो ऑप्शन ए से हो जाएगा, पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने वाला एक यंत्र है, जबकि जो पायरोमीटर है, पायरोमीटर जैसे कोई हाई टेम्परेचर है उसको उसके मापने में प्रयोग किया जाता है। अब गायरोस्कोप क्या है? गायरोस्कोप जैसे कि कोई वस्तु है और वो घूमती है, तो घूमती हुई वस्तुओं को नापने का एक यंत्र है। काइमोग्राफ क्या है? काइमोग्राफ शरीर की क्रियाओं को ग्राफ द्वारा निरूपित करने वाला यंत्र है, जैसे रक्तचाप हो गया, हृदय की धड़कन हो गई, ये सब, ठीक है। अगला देखिए, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है कम काम करने में, कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में,
उतनी ही कम मात्रा में काम धीरे धीरे करने में, उतनी ही मात्रा में काम अधिक तेजी से करने में। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पर, कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में साधारण किसी व्यक्ति की सहायता करता है। अगला देखिए, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो, इधर तू लिखा दिया गया है, यहाँ पे तो होगा, तो तराजू की रीडिंग बढ़ेगी घटेगी, रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वह बढ़ेगी या घटेगी या वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी से हो जाएगा, घटेगी। जैसे कि कोई व्यक्ति है, अब उसको तराजू पर आप बैठा दीजिए तो उसकी रीडिंग घट जाएगी। क्यों? क्योंकि तराजू जैसे बैठा है तो वह व्यक्ति का वजन क्या रहे, कम दर्शाया जाएगा, ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर घटेगी। अगला देखिए, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रण, अपोहन, उत्क्रम परासरण, विसरण। वॉशिंग मशीन जो कार्य सिद्धांत है वो अपकेंद्रण है। अपकेंद्रण को ही अपकेंद्री बल बोलते हैं। अपकेंद्री बल किसे कहते हैं? जैसे वह प्रतिक्रिया बल जो परिमाण में अभिकेंद्री बल के बराबर होता है, परंतु जिसकी दिशा अभिकेंद्री बल के विपरीत अर्थात केंद्र से बाहर की ओर होती है। और जो अभिकेंद्री बल होता है वो केंद्र की तरफ होता है, और जिसका केंद्र से बाहर होता है वो अपकेंद्री बल होता है। अब इसमें जैसे वॉशिंग मशीन का जो कार्य है वो अपकेंद्री बल के तहत करता है। कपड़ा साफ करने की मशीन हो गई, वही वॉशिंग मशीन। दूध से मक्खन निकालने की मशीन, ये सभी अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, 30वां है, ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है। ऊर्जा सृजन हो सकता है, ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता, परंतु विनाश हो सकता है। ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है। तो आपको पहले ही पता है कि जो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत है उसके अनुसार ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और ना ही ऊर्जा का विनाश हो सकता है। तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोग कैसा लगा है? वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कल फिर मिलते हैं इतने ही क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।